नमस्कार, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था लग्न कुंडली के अनुसार किस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आपका विवाह का योग बनता है। आज मैं बात करूंगा नवांश कुंडली के अनुसार किस ग्रह की महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में आपका विवाह का योग बनेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा पर बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले हमें कुंडली में इस बात का ध्यान देना होगा, कुंडली में आपका विवाह का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में विवाह का योग नहीं बन रहा है तो फिर चाहे लग्न कुंडली के सप्तमेश की दशा हो, सप्तम भाव में बैठे ग्रह की दशा चल रही हो, तब आपका विवाह का योग नहीं बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें कुंडली में यही देखना है, आपकी कुंडली में विवाह का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आप सभी को बताया है नवांश कुंडली में सप्तम भाव खाली हो तब विवाह किस उम्र में होता है, लग्न कुंडली में सप्तम भाव खाली हो विवाह किस उम्र में होता है, सप्तम भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं तब आपका विवाह किस उम्र में होगा, और विवाह में कब देरी होती है। इन सारी बातों पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। पहले आप अपनी कुंडली में इस बात का ध्यान दें कि कुंडली में विवाह का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, तभी जो दशा चलेंगी आपकी तभी आपके विवाह का योग बनेगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया था, उन्होंने जन्म कुंडली का अध्ययन कराया था, परंतु वो कह रहे थे कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, यूट्यूब पे हमने भी देखा है ना, बुध की दशा आएगी तब हमारे लड़की का विवाह पक्का हो जाएगा। और उनकी लड़की की कुंडली में शनि पंचम स्थान में बैठा हुआ था, सप्तम स्थान को देख रहा था, तीसरी दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेगा। तो शनि जब भी लग्न में बैठा हो, दसम भाव में बैठा हो, पंचम भाव में बैठा हो तो सप्तम भाव को देखेगा। शनि क्या करता है, विवाह में बहुत ज्यादा विलंब कराता है। ठीक है, शनि के ऊपर मैंने एक वीडियो बना चुका हूं, उसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो आप यूट्यूब पर वीडियो को देख करके खुद से कुंडली मत देखिए, ये आप गलती मत कीजिए, क्योंकि ज्योतिष जो है ज्ञान का विषय नहीं है, ज्योतिष साधना का विषय है। जो मैंने यहाँ पर बोल दिया आपकी कुंडली में ये हो सकता है, तो अगर मेरी साधना अच्छी है, अगर मैं पूजा पाठ करता हूँ, अपने नियम कायदे से रहता हूँ, तो आपके जीवन में चीजें घट सकती हैं। केवल ज्ञान के द्वारा आप सब कुछ पता कर सकते हैं। तो किताबें हैं, है ना, बहुत सारी किताबें हैं, आप उनको ला करके अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं, है ना। मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूं इस बात को आप समझने का प्रयास करें। तो ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, आज मैं बात करूंगा नवांश कुंडली से कैसे पता करें किस ग्रह की महादशा में, अंतरदशा में और प्रत्यंतर दशा में विवाह का योग बनता है। सबसे पहले तो आपको नवांश कुंडली में यही देखना है कि सप्तमेश पीड़ित ना हो, सप्तम भाव पीड़ित ना हो, है ना, सप्तम भाव पर किस ग्रह की दृष्टि जा रही है, आपका विवाह का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। सबसे पहले आप इस बात पर ध्यान दें। चलिए, अगर आपके नवांश कुंडली में शुभ ग्रह सप्तम भाव से संबंध बना रहे हो, सप्तम भाव में बैठे हो, है ना, तब उनकी दशा प्रत्यंतर दशा महादशा में विवाह का योग बनता है। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, नवांश कुंडली का जो लग्न भाव है, ठीक है, लग्न भाव है, मान लीजिए यहां पर आपकी कुंडली में कोई भी राशि बनी हो सकती है, ठीक है, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, ठीक है, कोई भी राशि हो सकती है। उसके बाद राशियों के स्वामी होते हैं, जैसे मैं हर वीडियो में बेसिक जानकारी जरूर देता हूं, जिससे कि जो हमारे नए दर्शक हैं उनको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। देखिए, मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, वृष और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, धनु और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। ये आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहे होंगे। उसी प्रकार हमारे राशि के अनुसार ग्रह उच्च के होते हैं, जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, उससे सातवीं राशि में तुला में नीच का हो जाता है। उसी प्रकार वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है। ऐसे ही हमारी राशियों के अनुसार ग्रह उच्च के और नीच के होते हैं, ठीक है। तो ग्रहों की उच्च राशि और नीच राशि का भी हमारी जन्म कुंडली में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए सप्तम स्थान को कोई नीच का ग्रह देख रहा है
तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे जातक के दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा समस्या आएगी। अगर नीच का शनि होकर के देख रहा है, विवाह होने में बहुत ज्यादा विलंब होगा। तो ये सारी समस्या नीच और उच्च ग्रह, अगर उच्च ग्रह हमारा बहुत अच्छा माना जाता है, उच्च का ग्रह मान लीजिए सप्तम स्थान को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है जातक का विवाह अच्छे कुल में होगा, अच्छी पत्नी से होगा, अच्छे पति से होगा। ठीक है, उसी प्रकार जो है हमारी दृष्टियां भी होती हैं। ठीक है, जैसे मंगल 4, 8 और 7 दृष्टि से देखता है, गुरु 5, 7, 9 दृष्टि से देखते हैं, शनि 3, 7, 10 दृष्टि से देखते हैं, और सभी ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि से देखते हैं, पश्यन्ति सप्तमम सर्वे। ठीक है, ये मैंने आप सभी को दृष्टियां बता दी, उच्च नीच बता दिए। ठीक है, ये आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहे होंगे। और हमारे 4 प्रकार के संबंध भी होते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, इस वीडियो में भी समझा दूंगा, जिससे कि जो हमारे नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनको समझने में आसानी हो। देखिए, पहला जो संबंध हमारा बहुत अच्छा माना जाता है वो होता है राशि परिवर्तन संबंध। ठीक है, राशि परिवर्तन संबंध कैसे बनता है मैं आपको बताऊं। मान लीजिए मीन राशि यहां पर है और सप्तम स्थान में मेष राशि है। ठीक है, अब मेष राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल। मंगल अगर गुरु की राशि में हो और गुरु मंगल की राशि में हो, ठीक है, ये हो गया एक राशि परिवर्तन संबंध। ठीक है, मान लीजिए गुरु के साथ मंगल बैठा हो, ये हो गया युति संबंध। ठीक है, और यहां पर शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र की 7वीं दृष्टि मंगल पर है और मंगल की 7वीं दृष्टि शुक्र पर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दृष्टि संबंध। ठीक है, युति संबंध, राशि परिवर्तन संबंध और दृष्टि संबंध। चौथी होती है हमारी एकल दृष्टि संबंध। मान लीजिए मंगल जो है चौथी दृष्टि से बृहस्पति को देख रहा है। ठीक है, और बृहस्पति की 7, 8, 9। ठीक है, बृहस्पति जो है मंगल को नहीं देख रहा है, तो यह हो गया हमारा एकल दृष्टि संबंध। इन चारों संबंध को अवश्य ध्यान दें। मैं हमेशा संबंध के बारे में बात बहुत ज्यादा करता हूं, इसलिए मैंने आप सभी को समझा दिया है। अब देखिए हम बात करते हैं, जब नवांश कुंडली के लग्न में कोई भी राशि हो सकती है, मान लीजिए यहां पर धनु राशि है। ठीक है, राशि का स्वामी यदि सप्तम को देख रहा हो या सप्तम भाव से संबंध बना रहा हो, ठीक है, सप्तम इसके साथ बैठा हो, है ना, या सप्तम भाव को देख रहा हो, है ना, जो मैंने 4 प्रकार के संबंध बताए हैं वो अगर बन रहे हो, और लग्नेश मतलब यहाँ पर जो राशि है उसके स्वामी की अंतरदशा चल रही हो या महादशा चल रही हो, उस दशा में सप्तमेश की प्रत्यंतर दशा आ जाए या अंतरदशा आ जाए, तो जातक का विवाह का योग बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया लग्नेश से, लग्न से। अगर यहाँ पर कोई ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति 7वीं दृष्टि से देखेंगे, सप्तम स्थान को देख रहे हैं, तो इनकी दशा में भी विवाह का योग बनेगा। ठीक है, नवांश कुंडली में आपको देखना है। अब देखिए हमें दृष्टि के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, तभी हम संबंध के बारे में पता लगा पाएंगे। अब देखिए मंगल जो है यहां पर बैठेगा तो अपनी 8वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर डालेगा। ठीक है ना, और मंगल का संबंध यदि सप्तमेश से बन रहा हो, है ना, सप्तमेश भी मंगल को देखता हो, मंगल की महादशा है और सप्तमेश की अंतरदशा है, ठीक है, तब भी जातक का विवाह का योग बनेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सप्तम भाव पर। देखिए सप्तमेश है यहाँ पर मंगल, ठीक है, सप्तमेश है मंगल, मंगल की महादशा हो, अंतरदशा आ जाए या प्रत्यंतर दशा आ जाए, है ना, तो भी विवाह का योग बन जाता है। लग्न कुंडली में सप्तमेश, है ना, जिस राशि में बैठा हो, ठीक है, सप्तमेश जिस राशि में बैठा हो और नवांश कुंडली में सप्तमेश उस राशि स्वामी से संबंध बना रहा हो, तब भी उसकी दशा महादशा में विवाह का योग बन जाता है। ठीक है, ये आपने 2 सूत्र समझ लिए होंगे। अब मैं आपको समझाता हूं गोचर कुंडली के अनुसार, है ना, नवांश और गोचर कुंडली में कैसे देखें विवाह का योग कब बनेगा। देखिए नवांश कुंडली में बृहस्पति किस राशि में बैठे हैं ये आपको देखना है। मान लीजिए बृहस्पति जो है यहाँ पर धनु राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है, नवांश कुंडली में धनु राशि में बैठे हुए हैं और सप्तम भाव से संबंध भी बना रहे हैं। ठीक है, धनु राशि से आपको राशि में बृहस्पति बैठे हो, उससे त्रिकोण राशि लेनी है आपको, त्रिकोण 5 और 9। ठीक है, तो धनु राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो धनु, है ना, मकर, कुंभ, मीन और मेष, 5वीं राशि कौन सी हुई? मेष हो गई। ठीक है, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। तो धनु राशि में बृहस्पति है नवांश कुंडली में, उससे 5वीं राशि मेष है, उससे 9वीं राशि सूर्य की है, सिंह राशि है। अगर इन दोनों राशि में बृहस्पति गोचर कर रहे हो, ठीक है, दोनों राशि में या इनमें से किसी भी राशि में बृहस्पति गोचर करें, तब आपका विवाह का योग बन जाता है।
ठीक है, ये वाला सूत्र आपने समझ लिया होगा। जिस राशि में बृहस्पति बैठे हो उससे त्रिकोण राशि में जब बृहस्पति गोचर करते हैं तब जातक का विवाह का योग बनता है। ठीक है, एक सूत्र और है, जिस राशि में बृहस्पति बैठे हो उससे 7वीं राशि में गुरु गोचर करें। ठीक है, गुरु गोचर करें तब भी जातक का विवाह का योग बन जाता है। जैसे धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, मिथुन राशि में जब बृहस्पति गोचर करेंगे तब जातक का विवाह का योग बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आप सभी को बताया है। नवांश कुंडली के अनुसार आप जान सकते हैं आपका विवाह किस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में हो सकता है। सबसे ज्यादा आपको इस बात का ध्यान रखना है, लग्न लग्नेश की दशा में सप्तम भाव में बैठे ग्रह है ना। अब मान लीजिए सप्तम भाव में यहाँ पर जो है 4 ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मंगल है, गुरु है और सूर्य है। ठीक है, अब कैसे पता करें कि भाई किसकी दशा में जातक का विवाह होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर सप्तमेश की तो महादशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है और अंतरदशा चल रही है हमारे सूर्य की। ठीक है, तो सूर्य को हमें देखना है भाई सूर्य हमारा कुंडली में कितना मजबूत है। अगर सूर्य मान लीजिए 0 अंश का है तो विवाह का योग नहीं बनाएगा। और वहीं पर बृहस्पति बहुत अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है ना, शुभ ग्रहों का प्रभाव है ना, मंगल का मित्र है ना। अगर मित्र राशि में बैठा हुआ है तो आपका विवाह गुरु की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में हो जाएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान दें। ठीक है, तो अगली वीडियो में आप सभी को बताऊंगा गोचर कुंडली के अनुसार कैसे जानें विवाह का योग किस वर्ष में और किस महीने में हो सकता है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, लाइक करें और चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये सूत्र आप सभी को नवांश कुंडली के अनुसार समझ में आ ही गए होंगे। तो अगली वीडियो में मिलूंगा, जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।